हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने एनटीए यूजीसी नेट के यूनिट 10 को लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन को, यानी कि हायर एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको हम कवर करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है हमारे इंडिया में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं कि एंशियंट पीरियड में किस तरह के जो है एजुकेशन का विकास हुआ। एंशियंट पीरियड की अगर बात करें गाइस, तो हमारे जो एनटीए यूजीसी नेट है इसमें से ऐसे क्वेश्चंस को लिखती है, इतने इजी क्वेश्चन को बनाती है कि जो हम ध्यान नहीं देने की वजह से उसको रॉन्ग करके चले आते हैं। और रही बात एंशियंट की, जैसे ही बात हम सुनते हैं तो हमें हिस्ट्री बोरिंग टाइप का लगता है, बट हमारी एनटीए यूजीसी नेट इसमें भी ध्यान दे रही है और इससे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एंशियंट पीरियड में कि एजुकेशन का जो सिस्टम था वो किस तरीके का था। इस टाइम में गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। गुरुकुल यानी कि स्कूल जिसे हम कह सकते हैं, उस टाइम में स्कूल को गुरुकुल कहा जाता था। तो इसमें गुरु शिष्य की जो ट्रेडिशन है यानी परंपरा है उसको फॉलो किया जाता था एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस टाइम के एजुकेशन का बेस क्या था, आधार क्या था। तो वो है हमारा रिलीजन और फिलॉसफी, यानी कि धर्म और दर्शन। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो हमारे इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना। इसके बाद हम मेन सोर्सेज की बात करते हैं कि किस जगह पे किस स्रोतों के थ्रू हम स्टडी करते थे। तो वो है हमारा वैदिक लिटरेचर, यानी कि जो वैदिक साहित्य थे। इस वैदिक लिटरेचर की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि वेद जो है 4 थे, वेदांग 6 थे, उपवेद 4, ब्राह्मण की बात करें तो वो 4 था, और उपनिषद जो भी थे वो है 108 हैं, और 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी की बात की जाती है इसके अंतर्गत, और इसके साथ साथ भगवद गीता और स्मृतियाँ। तो इन सारे को मिलाकर जो है हमारा वैदिक लिटरेचर बनता था। यही मेन सोर्स था स्टडी का उस टाइम में। अब बात आती है कि लैंग्वेज किस टाइप का था जो हमारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उस टाइम। तो वो लैंग्वेज था संस्कृत। इसी में हम सारी चीज़ों को अध्ययन करते थे, सुनते थे और राइटिंग करते थे। एजुकेशन मेथड्स की बात करें तो इस टाइम में केवल लिसनिंग और मेमोराइज का ही मेथड था। इसी मेथोलॉजी के थ्रू हमें, यानी कि जो श्रुति और स्मृतियाँ जो होती थी, यही मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही थी। अब जेंडर पर्सपेक्टिव की बात करें कि क्या जेंडर का उस टाइम में गुरुकुल सिस्टम में इफेक्ट था। तो उस टाइम में हम देख सकते हैं कि बॉयज़ का जो स्कूल था यानी कि गुरुकुल था, गर्ल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा था। इसके बाद ग्रांट्स की बात करते हैं कि ग्रांट्स यानी जो अनुदान थे, तो उस टाइम में ग्रांट्स को हम विद्यादान यानी कि लर्निंग के रूप में, जो लर्निंग होती थी उसके लिए जो भी गेन होता था वही हमारा विद्यादान होता था। और इस ग्रांट्स के थ्रू जो गरीब बच्चे थे गुरुकुल को, उनका हेल्प किया जाता था, उनकी सहायता की जाती थी ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बाद हम जब बात करते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट का, जो एजुकेशन के फील्ड में आया, वो कब से स्टार्ट हुआ? वो हुआ 600 BC। कब हुआ? 600 BC को। और इसमें इस टाइम में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा और तक्षशिला थी। इसके अलावा ओदंतपुरी और जगदलपुर था। और इसी टाइम में 700 BC में हम देखें तो हमारा जो बनारस है यानी काशी है, वहाँ पे ट्रेडिशनल वैदिक एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना शुरू कर दिया था, जो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने दिख रहा है। यानी कि ये हमारे जो बेचू है वो एंशियंट पीरियड से ही चले आ रहा है। उसका एक वहाँ पे एक वैदिक कल्चर के रूप में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इस तरीके से एंशियंट पीरियड की हम बात करें तो इस टाइम में ओवरऑल पूरे गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। गुरु शिष्य परंपरा की ट्रेडिशन को जो है फॉलो किया जाता था, यानी वेदों के थ्रू जो है शिक्षा दी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि मेडिवल पीरियड में एजुकेशन की क्या कंडीशन थी। इस टाइम में जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पाल, सेन, प्रतिहार, ये डायनास्टीज यानी कि ये जो कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट और चोल, इन सारे राजवंशों का उदय हो रहा था। डायनास्टीज का जो है एक तरह से इमर्स कर रहे थे। उनके थ्रू जो है एजुकेशन को
जो है एक तरह से सुरक्षित किया गया। जो भी ज्ञान थे और कला संस्कृति, ये सारे चीज़ों की रक्षा की जा रही थी। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ कि हूण लोग जो थे वो पूरे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे नालंदा हो गया, इसको तहस नहस करने में चूक मात्र भी नहीं छोड़े। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि हुडों के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम बर्बाद हुई, उसके बाद हम देख सकते हैं मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी इंडिया पहुंच चुके थे। मोहम्मद गजनी आए थे 1000 AD में और मोहम्मद गोरी आए थे 1175 AD में। इन दोनों के आने के बाद जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। कौन सा एजुकेशन सिस्टम? हिंदू और बुद्धिस्ट एजुकेशन जो चल रहा था, इसको पूरी तरह से वो डैमेज कर दिए थे। और उसके बाद किसकी स्थापना किए थे? वो था मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। यानी कि इस टाइम में इस एजुकेशन सिस्टम का अस्तित्व पूरी तरह से आ गया था। एक बात और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया गया उसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में? तो वो हमारा मेडीवल पीरियड कहलाएगा। इस टाइम में इसको जो है कि ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल एम्पायर और रिलीजन बेस्ड जो भी एजुकेशन थे उसकी समाप्ति होते दिखती है उसमें, यानी कि उसके बाद ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल देख सकते हैं कि इस टाइम में प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का वर्चस्व था और उसके साथ साथ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को भी बढ़ावा दिया गया था। और इस टाइम में हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे हिंदू कल्चर था उसको तहस नहस किया गया था इस पीरियड में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडर्न पीरियड की बात करें। अब मॉडर्न पीरियड में हम देख सकते हैं कि बिगेस्ट चेंजेस आया किसके थ्रू हुआ था? यूरोपियंस के थ्रू, जो 1600 AD में इंडिया पहुंच चुके थे। और इस टाइम में पूरी जो कंट्रोलिंग पावर थी हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू की जा रही थी, जो 1800 AD में हुआ था। यानी हमारे इंडिया पे ये पूरी तरह से जो कंपनी है अपना वर्चस्व कायम कर लिया था और इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को हायर एजुकेशन में इस्टेब्लिश किया और वही चीज़ें आज तक चली आ रही हैं, कंटिन्यू में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसके टाइम में कौन से यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था? वो है हमारा 1817 में हिंदू कॉलेज, जो कोलकाता में स्थापित किया गया। और किस लैंग्वेज को यहाँ पे जो है वर्चस्वता दी गई थी? वो है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से ये जाना गया था हमारा जो हिंदू कॉलेज बना था कोलकाता में। इसके बाद है 1857 में बात करते हैं। इस टाइम में 3 यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, वो थे कोलकाता, मद्रास और मुंबई। और 1918 की बात करें तो इस टाइम में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो हैदराबाद में निज़ामों के थ्रू जो है किया गया था। इसके बाद 1913 से 21 की बात करते हैं तो इस समय 6 रेजिडेंशियल और टीचिंग रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। और सर सैयद अहमद खां के थ्रू जो है 1920 में पहला जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं 1925 में इस टाइम में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का जो नेम है उसको चेंज करके यूनियन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है रख दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इस टाइम में, इस मॉडर्न पीरियड में जब ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस का राज था, तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई एक रिलीजन बेस्ड नहीं था। यानी कि जो हम मिडिवल पीरियड में बात कर रहे थे कि पूरे मुस्लिम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया जो एजुकेशन और रिलीजन बेस्ड था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट यानी कि मुस्लिम भी है और जो है कि हमारे हिंदू कॉलेज भी हैं। इंग्लिश का इस टाइम में ज़्यादा इफेक्ट हो गया था, इस तरह से हम देख सकते हैं इस टाइम में। और एक बात और थी कि जो भी हमारे हायर एजुकेशन है वो अपर क्लास तक लिमिट था, एजुकेशन जो भी थी। और अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन को केवल जो वनली अपर क्लास की महिलाएं थीं उनको जो है मिल रहा था एजुकेशन। जैसा कि हम एंशिएंट पीरियड में देखते हैं कि वुमेन यानी गुरुकुल, जो गर्ल्स गुरुकुल है उसकी संख्या कम थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बढ़ी हैं बट हमारे हायर क्लास के वुमेन के लिए, न कि लोअर क्लास के लिए। तो इस तरह से हम कंपेरिजन करके यदि हम स्टडी करते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझने में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और उन सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, हमें बोरिंग नहीं लग सकता है। तो इसलिए हमें मिडवेल और एंशिएंट मॉडर्न तीनों को साथ साथ लेकर कंपेरिजन करके स्टडी करना होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम NTA UGC नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया में किस तरीके से
तरीके का है। तो यहाँ पे जो है ये टर्टरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि तृतीयक शिक्षा, तृतीय स्तर की शिक्षा इसको कहा जाता है, जो हायर एजुकेशन होता है। और इसको एक्वायर किया जाता है, यानी कि कब हम गेन कर सकते हैं, आफ्टर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, यानी कि माध्यमिक स्तर के एजुकेशन को हम ग्रहण करने के बाद ही हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। और ये क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन में इन सारे चीज़ों को कवर किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हायर एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य लेकर ये दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं रिसर्च न्यू नॉलेज एंड स्प्रेड, यानी कि हमें नए नए ज्ञान का जो है शोध करना होगा और इसके बाद उसका प्रसार करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद एनालाइज की बात किया जा रहा है। क्या एनालाइज करना है, यह एंशियंट नॉलेज, जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा जो एंशियंट, मिडिवल और जो है मॉडर्न के एजुकेशन सिस्टम को यदि हम कंपेरिजन करके स्टडी करें तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंशियंट की चीज़ों को हमें एनालाइज करना होगा और उसके जो साइंस है उससे समझना पड़ेगा, तभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे हायर एजुकेशन का भी ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसके बाद है कि हमें एक ऐसे स्किल पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा जो हमारे हायर एजुकेशन में उन्हें मतलब आगे वो विकास कर सकें, एक जो है कि नेशन बिल्डिंग में उनका जो है कि योगदान हो सके, कंट्रीब्यूशन हो सके, ऐसे स्किल पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात करता है ये। उसके बाद है इसके साथ ही साथ मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की बात भी करता है ये स्किल पर्सनालिटी के साथ साथ। इसके बाद है टू इंक्रीज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है किस किस टाइप का होना चाहिए, एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों टाइप के जस्टिस की बात करता है। इसको इंक्रीज करने की ये ऐसा हायर एजुकेशन होना चाहिए ताकि एक स्टूडेंट में ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो सकें। उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की जा रहा है कि स्टूडेंट का जो चरित्र है उसको निर्माण करना, एक अच्छे उज्जवल भविष्य वाले यूथ को तैयार करना भी हमारे हायर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से हम मोटा मोटी देख सकते हैं कि हमारे हायर एजुकेशन का इंडिया में किस तरीके से एक जो है मोटो बनाया गया है कि क्या इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है, यानी कि जो लर्निंग है, रिसर्च है, बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है कि किस तरह से उसका हम इवोल्यूशन हुआ, उसका उद्भव हुआ। तो यदि हम इसकी बात करें तो पूरी तरह से उसमें जो एजुकेशन सिस्टम था, यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, यानी कि उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई थी, वहीं से स्टार्टिंग हुआ। तो उनके जो एक्ट और रिपोर्ट कमीशन है उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हम ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 करके वो सारे हैं, हम समझते हैं कि क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है बिफोर इंडिया के, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, इंडिया इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट है इसमें चार्टर एक्ट 1813 जो 1813 में बनाया गया था। इसमें हम देख सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज की बात की गई थी कि साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देना, उसका ग्रोथ करना। और इस टाइम में हम देख सकते हैं कि इस एक्ट के थ्रू कहा गया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अपने जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसा उनको परमिशन दे दिया गया था, अलाउड कर दिया गया था। और इसी टाइम में हिंदू कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया जो कोलकाता में था, और वहाँ पे उसको इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे फोकस किया गया था। और इसके बाद है 1870 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कॉलेज 1855 में किया गया था। और जो 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉलेज के रूप में हुआ था इस्टेब्लिश और उसके बाद यूनिवर्सिटी हो गया। इसके बाद है एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो 1823 में आया था। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एक एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट को मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया था? 1834 में। और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर की और स्कूल सुपरवाइज़र की, टीचिंग ट्रेनिंग की, इन सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया था, उसका रिकमेंडेशन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैकाले रिपोर्ट जो 1835 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया और एज ए गवर्नमेंट लैंग्वेज इसको डिक्लेयर कर दिया गया था इस रिपोर्ट के थ्रू, जो 1837 का टाइम था।
और इसके बाद नेक्स्ट है वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था। इसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये फर्स्ट पॉलिसी थी एजुकेशन पे, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि वुड डिस्पैच क्या है, या फिर कौन सी फर्स्ट पॉलिसी के लिए एजुकेशन बनाया गया था, किसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बारीकी से देखना पड़ेगा, इन सारे जगहों से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इस जो है कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हायर एजुकेशन को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और लोअर लेवल का जो एजुकेशन है उसे मदर टंग में होना चाहिए, और जो पश्चिमी शिक्षा है उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई थी। और इसके बाद प्राइमरी स्कूल एंड एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल की बात की गई थी। टीचर ट्रेनिंग, इस टाइम में मद्रास, कोलकाता और मुंबई यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1857 में। इसके बाद नेक्स्ट है हंटर कमीशन जो 1882 से 1883 तक था। इसका जो इसमें जो इंक्लूड था वो क्या क्या चीज़ें थी, वो है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना। प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई, विमेन एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन, और जो प्राइवेट इफोर्ट्स हैं, सहयोग है, उसको इनक्रीज करने की बातें की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में आया था। इसको जो है थॉमस रे के थ्रू अध्यक्षता इसकी की गई थी। इस टाइम में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि इस एक्ट को बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो 1905 में आया था। ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनके थ्रू स्थापित किया गया था। इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी था और शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है रीसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। ये है, इसमें कहा गया था कि हर स्टेट के लिए जो है एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई थी इसके तहत। इसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1917 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट क्लासेस है उसको यूनिवर्सिटी से अलग करने की बात की गई। और सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन शुड बी स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि इस समय में जो भी हमारे एजुकेशन है उसको स्टेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करने की बात की गई। और 3 ईयर्स सिलेबस ऑन ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो 3 ईयर्स ग्रेजुएशन के लेवल के सिलेबस हैं वो 3 ईयर्स के होने चाहिए। और इंटर यूनिवर्सिटी की बात की गई। अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी यानी कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की बात की गई। वुमेन एजुकेशन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी। कौन कौन से, वो है कहाँ कहाँ पे, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एंड हैदराबाद। इस तरीके से हमारा जो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन है इन सारी चीज़ों को कवर करता है। इसमें इस सारी चीज़ों को बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हार्टोन कमेटी जो 1929 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। और सबसे बड़ी बात इस कमेटी में ये कही गई कि रूरल स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन ही देना चाहिए, यही वो उनको प्रोवाइड करने की बात की गई, ताकि उसके बाद वो इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एजुकेशन को गेन करे, न कि हायर एजुकेशन में जाए। हायर एजुकेशन में केवल जो है अर्बन जो स्टूडेंट थे उनको जाने की परमिशन थी। उसके बाद दी गई इसमें, और सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड्स की स्थापना की गई थी। तो इस हम कमेटी में देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि क्लासीफाई कर दिया गया था, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कि इनको ये एजुकेशन गेन करना हो और इनको ये करना है। तो इस तरीके से इसमें बहुत बड़ी बात की गई थी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एबोट वुड रिपोर्ट जो 1937 में आया था। ये इस टाइम में इंग्लिश मीडियम की बात की गई थी जो एजुकेशन के माध्यम हो, और पॉलिटेक्निक टेक्निकल की बात की गई, पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन की, प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया था। और इसके बाद वर्धा एजुकेशन प्लान है जो 1937 में आया था। इस टाइम में हम देख सकते हैं कि 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। और जो एजुकेशन का मीडियम है उसे मदर टंग कहा गया। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात की गई, यानी कि जैसे कि पीछे वाले जो थे इसमें हम देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि जो एजुकेशन सिस्टम है हार्टोंग कमेटी में, कि
वो हमारे रूरल और अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। लेकिन इसमें कहा गया कि जो हमारे वर्धा एजुकेशन प्लान है, जो हमारे गांधी जी के थ्रू दिया गया था, उनका कहना था कि ये प्रोफेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि यदि स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तभी उसे एजुकेशन दिया जाए जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, अदरवाइज उसे कोई भी एजुकेशन सेलेक्ट करने का चॉइस है। लेकिन क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम में स्टार्ट हो गया, जिस वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया ये प्लान जो है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्जेंट प्लान, 1944 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई थी। और इस टाइम में हम देख सकते हैं जैसे गांधी जी ने अपने प्लान में कहा था कि 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कास्ट और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, वैसे इन्होंने 6 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट की बात की। तो इन दोनों प्लान में यही डिफरेंसेस है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा है कि जो 6 to 11 ईयर्स की बात करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, और कौन सा है 7 to 14 ईयर। तो आपको इसमें क्लियर होना पड़ेगा। और हाई स्कूल की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स की बात की गई। एक तो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन देने की बात की गई, और दूसरी टेक्निकल और प्रोफेशनल, यानी सार्जेंट प्लान, इन दोनों तरह के स्कूल की बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आता है कि डेवलपमेंट जो हायर एजुकेशन का हुआ था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था, यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में, उन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशन है वो इस टाइम में भारत आज़ाद हो चुका था, और उसमें इसके लिए भी बहुत सारे जो है कि डेवलपमेंट और रिफॉर्म किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे कमेटी और कमीशंस को देख सकते हैं, उसका गठन किया गया था। उनके सिफारिशों से हमारे जो इंडिया में हायर एजुकेशन है और रिसर्च है उसके डेवलपमेंट का एक मार्ग जो है प्रशस्त किया गया। तो उसको हम 1 by 1 करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कमीशन ने क्या क्या कहा। तो इसमें सबसे पहले जो कमीशन आता है वो है राधा कृष्णन कमीशन, जो 1948 में आया था। इसमें कहा गया था कि जो हमारे प्री यूनिवर्सिटी स्टडी है, यानी कि यूनिवर्सिटी से पहले का जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स का होना चाहिए। और दूसरी बात ये कही गई थी कि हमारे जो ये एग्ज़ाम डे को छोड़कर जो है क्लासेस होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो मिनिमम जो है 180 डेज़ का होना चाहिए, इस कमीशन में कहा गया था। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव को भी बताया गया था कि हायर एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें जनरल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव के रूप में बताया गया। इसमें इसके बाद जो है कि ये कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं डिग्री शुड नॉट बी नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उसको करने के लिए यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद एजुकेशन को ये कहा गया कि इसे कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में डालने की बात की गई, ताकि उस पर स्टेट और सेंट्रल जो लेवल के गवर्नेंस है वो दोनों का राइट हो, दोनों अपने सुझाव से एजुकेशन को डेवलप कर सकें, इसलिए दोनों को राइट देने की बात की गई। इसके बाद है सैलरी को इंक्रीज़ करने की बात की गई थी टीचर के, और यूजीसी को क्रिएट करने की बात की गई, यानी कि इसी टाइम में जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डिमांड किया गया। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा कमीशन है जिसमें यूजीसी को डेवलप करने की बात की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952 में आया था। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी ने मुदालियर के थ्रू जो है फॉर्मेट किया गया था। इसे जो है मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। तो कभी कभी इसी पे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मुदालियर कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कुछ भी पूछ सकता है मल्टी टाइप क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसमें कहा गया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा वो 3 ईयर्स का होगा, और हायर एजुकेशन जो होगा वो 4 ईयर्स का होगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बात की गई इस्टेब्लिश करने की। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग मेथड और कोडिंग मार्क्स का एग्ज़ाम का जो टेस्टिंग होता है उसके लिए बनाया गया था एक प्रारूप। और इस टाइम में मैंडेटरी कर दिया गया था मैथ, जीके, आर्ट एंड म्यूज़िक को, इन सारे सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961, ये डॉक्टर संपूर्णानंद के थ्रू किया गया था। इसमें रिकमेंडेशन किया गया था कि जो गर्ल्स हैं वो अपने उनका जो पार्टिसिपेशन है, मतलब कि जब वो स्टडी कर रही हैं उस टाइम में तो उनका पार्टिसिपेशन है, बट आफ्टर स्टडी भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम में। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गर्ल्स के लिए कि इसमें कहा गया कि आपका, जैसे हम देख सकते हैं अपने सोसाइटी में कि एजुकेशन जब तक गेन करती रहती हैं जो है वुमेन उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, बट आफ्टर वो सारे एजुकेशन से उनका कट ऑफ हो जाता है, कट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें इस चीज़ की
इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद कोठारी कमीशन है जो 1964 से 66 तक था। इस कमीशन के थ्रू ये कहा गया था सोशल सर्विस, वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस की बात की गई थी, और इसके साथ मोरल एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इस स्टैंडर्ड के थ्रू हमारे यूनिवर्सिटी की जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। और इसके बाद टीचर ट्रेनिंग एंड कैटेगरी फॉर स्कूल की बात की गई, और एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च यानी शोध करने की बात भी इस कमीशन के थ्रू रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 1968 में आया था, बना था ये। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो स्टेट हिंदी स्पीकिंग वाले हैं उनको वहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज होने चाहिए। एक तो हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश, और दूसरा एक मॉडर्न लैंग्वेज होना चाहिए। वो कौन से लैंग्वेज होना चाहिए, वो है हमारे जो भी कॉमन साउथ लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक होना चाहिए। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वहाँ पे कौन से लैंग्वेज होना चाहिए, उसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ये सारे जो है कि कवर करने की बात की गई थी। तो इस तरह से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट और हिंदी स्पीकिंग स्टेट की बात की गई इस 3 लैंग्वेज फार्मूला के थ्रू। इसके बाद 10+2+3 एजुकेशनल मेथड आया जो 1972 में आया। ये किसके थ्रू जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, वो है डॉक्टर PD शुक्ला। इसके बाद नेक्स्ट है आचार्य राममूर्ति कमेटी जो 1990 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं मॉड्यूलर एजुकेशन की बात की गई, सेमेस्टर सिस्टम की, स्किल डेवलपमेंट किसके लिए, जो NAP 1986 है उसके रिव्यू करने के लिए। इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ों को डाला गया था। इसके बाद है गन्नाम कमेटी जो 1993 में आया था। इसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बढ़ोतरी हो रही थी उसको कंट्रोल करने की बात की गई, और एक नेशनल कमीशन को स्थापित करने की बात की गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि रिसर्च और एजुकेशन के एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात की गई, और यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी और फ्लैक्सिबिलिटी लाने की बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है लिंगदो कमेटी जो 2006 में आया था। इसमें जो है स्टूडेंट इलेक्शन यूनियन जो है उसके इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट है सैम पित्रोदा कमेटी जो 2006 में आया था। इसे नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन के नाम से ये जाना जाता है। इसमें करिकुलम चेंजेस की बात की गई थी, जो है किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन और न्यू इकोनॉमी के अकॉर्डिंग करने की बात की गई, यानी ऐसा होना चाहिए। और जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। और टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू 1500 बाय 2015, यानी कि 2015 तक जो है 1500 तक जो है यूनिवर्सिटीज़ थे इस टाइम में करने की बात की गई। और इस टाइम में जो 2006 में हम देख सकते हैं कि 0.7% GDP स्पेंड करने के लिए जो है एजुकेशन में लिया गया था कि इतना स्पेंड किया जाएगा GDP में, और इससे जो है कि इंक्रीज करने की बात की गई थी कितना, 6%, यानी कि 0.7% से आगे बढ़ाने की बात की गई, वो कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कहा गया इसमें कि जो हमारे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसमें कितना होना चाहिए, कम से कम 1.5% होना चाहिए। ठीक है, 6% तो एजुकेशन के लिए क्या कहा गया, जिसमें हायर एजुकेशन में 1.5% GDP को बढ़ लाने की बात की गई। और इस टाइम में फ्री हायर एजुकेशन एक्सचेंज अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करने के लिए बात की गई, जिससे हमारे क्वालिटेटिव एजुकेशन का डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन का क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी फॉर रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन जो 2009 में आया था। इसको जो है हेडेड किया गया था फॉर्मर चेयरमैन यशपाल कमेटी के थ्रू। इसमें किन किन चीज़ों की बात की गई थी, इसमें नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू जो है कि इस्टेब्लिश्ड बाय डिस्कॉल्विंग हायर एजुकेशन रेगुलेटर UGC एंड AICT के थ्रू, यानी इसके थ्रू जो है इसको इस्टेब्लिश करने की जो भी जो प्रॉब्लम है उसको सलूशन किया जाए। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी की बात की गई, और जिससे क्या होगा कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उनकी संख्या कम हो जाएंगी। क्या होता है कि जब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उस टाइम में सारे सब्जेक्ट जो है एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की गई, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी
जो है कम बनाने पड़ेंगे। और इसके बाद है कंस्टिट्यूटेड प्रोसेस टू स्टैब्लिश अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रहे हैं उसको भी उसका जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो एक ऑर्गेनाइज फ्रेम में हो, ऐसा कहा गया है इसके तहत जो है। और जो भी हम फॉरेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको भी अप्रूविंग करने में हमें केयर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी और आईएमएस की बात करते हैं। ये जो है कि शुड बी डेवलप्ड ऑन यूनिवर्सिटी बेसिस, यानी कि यूनिवर्सिटी के आधार पे इसको भी इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसको भी डेवलप करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है यूजी डिग्रीज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज शुड बी प्रॉम्प्टेड, यानी कि जो यूजी डिग्री हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी डिग्रीज कोर्सेज हैं उनको हम देखें तो उसकी बात करें तो जो है कि उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी, यानी इसमें हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि आईआईटी और आईएमएस जो हैं शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि इस ग्रेजुएट रिकॉर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आईआईटी और आईएमएस में एडमिशन देना चाहिए, ताकि जो हमारे ये स्टूडेंट हैं उनका एक क्लियर पिक्चर समझ में आए, उनकी जो एलिजिबिलिटी है एक्चुअल में वो समझ में आए, वो नज़र आए। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ों को रिकमेंड किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी जो 2011 में आया था। इसमें ये बात कही गई कि 2% जो बजट है वो रिसर्च के लिए, यानी कि जो रिसर्च है के लिए जो है हर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे देने की बात की गई थी। और इसके साथ साथ जो है टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करने की बात की गई, यानी कि ऐसे उसमें इम्प्रूव करने की बात की गई। ऐसी पॉलिसी को निश्चित किया गया, सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है केबी पवार कमेटी जो 2012 में आया था। इसमें पीपीपी मॉडल को अपनाया गया और इसमें हम देख सकते हैं कि जो है 4 मॉडल्स को लाने की बात की गई, यानी कि इस 4 मॉडल्स को इसके तहत प्रेजेंट किया गया था। इसमें सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। इसमें ये कहा गया कि जो हमारे गवर्नमेंट है इसमें क्या करेगी, केवल जो है मैनेजमेंट को देखेगी, बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसमें गवर्नमेंट का ये भी काम रहेगा कि जो इन्वेस्टर है उसके लिए भुगतान, यानी कि जो वार्षिक ईयरली जो भुगतान करना पड़ रहा है, पेमेंट देने पड़ रहे हैं, वो हमारी गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद है नेक्स्ट आउटसोर्सिंग मॉडल। इसके थ्रू ये कहा गया कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के साथ साथ वो मैनेजमेंट भी देखेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट केवल जो है जो भी इन्वेस्टर है उसका जो है ईयरली भुगतान करना है, पेमेंट करना है सर्विसेज के बदले, वो चीज़ करेगी। इक्विटी और हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दोनों लोग जो है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे, साथ साथ दोनों काम करेंगे। और ये रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल है। इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना इन्वेस्ट करेगी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट जो है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगी, इसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसका जो मैनेजमेंट है कौन देखेगा, वो है प्राइवेट सेक्टर। यानी इसमें जो है कि प्राइवेट सेक्टर का केवल जो है मैनेजमेंट देखने का काम होगा और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरीके से केबी पवार कमेटी में इन सारे 4 मॉडल्स के थ्रू जो है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की गई, किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट के पार्टिसिपेशन से डेवलपमेंट किया जा सकता है एजुकेशन के फील्ड में। इसके बाद नेक्स्ट है TRS सुब्रमण्यम कमेटी जो 2016 में आया था। इसमें बातें की गई थी कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई और ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। अमेंडमेंट इन RT जो 2009 में बना था और स्कूल एग्जाम रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी एग्ज़ाम के पास पैटर्न है उसमें सुधार करने की बात की गई और इसमें ICT के यूज करने की बात भी की गई। और उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई और असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट बोर्ड शुड बी स्टैब्लिश, यानी कि ऐसे बोर्ड को स्थापित करने की बात की गई जो असिस्टेंट टीचर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट जो है अदर इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। इसके तहत हम देख सकते हैं कि IES यानी कि भारतीय शिक्षा सेवा, जिसे हम अखिल भारतीय शिक्षा सेवा भी कहते हैं, उसको एज अ कैसे करने की बात की गई, एक भारतीय शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करने की, यानी कि भारतीय सेवा, जो भारतीय शिक्षा सेवा है उसको भारतीय सेवा में यानी इंडियन सर्विस के रूप में स्थापित किए जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। और जो NHEPMA है, ये इसका क्या काम था, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संवर्धन और प्रबंधन अधिनियम है। इसके तहत जो उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत नियामक हैं उनको कंट्रोल करने की बात की गई थी। नैब का क्या काम है, नैब जो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, जो हमारे नैक की जो मान्यता को निकायों, जो निकाय है उसको मान्यता देने की बात की गई, और उसको स्टैंडर्ड को जो है डिसाइड करने की बात नैक के थ्रू किया गया। इसके बाद हम देखते हैं जो फेमस रिसर्च काउंसिल्स हैं, जो प्रमुख शोध परिषद कह सकते हैं, कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। वो सबसे पहले हम देखें ICSSR, इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये हमारे सोशलॉजिकल रिसर्च को डेवलप करने की बात करता है, जो 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद है ICPR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफी रिसर्च। ये हमारे फिलॉसफिकल जो रिसर्च है, यानी दर्शन शास्त्र के जो रिसर्च है, शोध है, उसके लिए डेवलप किया गया। उसको डेवलपमेंट का ध्यान रखेगा, मैनेजमेंट करेगा, जो 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद है ICHR, इसका फुल फॉर्म हम देख सकते हैं ICHR का, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरिकल रिसर्च के डेवलपमेंट के लिए किया गया, जो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद है ISSCP, जो 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। ये हमारे जो सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन के स्टडी के लिए किया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद है NCRI, जो 1995 में हुआ था। ये रूरल टीचिंग यानी कि हायर एजुकेशन में रूरल टीचिंग को इम्पोर्टेंस देने के लिए किया गया था। NCRI, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट है ICAR, जो इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के रूप में है। इसको इस्टेब्लिश करने, उसको डेवलप करने की बात करता है, इस क्षेत्र में रिसर्च करने की बात करता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात आता है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, उसका गठन कैसे किया गया। तो ये हमारे आज़ादी यानी स्वतंत्रता के बाद इसके गठन किया गया था। वो ईयर था 1959, और इसका आर्टिकल जो है वो 77 है, सेक्शन 3 है। इसे 2 पार्ट्स में उस टाइम में डिवाइड किया गया था। एक तो एजुकेशन मिनिस्ट्री था, और सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। अब बात आती है कि इसको रीनेम किया गया था, 1985 में रीनेम गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट राजीव गांधी, यानी कि उस समय राजीव गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उनके थ्रू इसे MHRD के नाम से रीनेम किया गया था। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, यानी कि इसके एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसी के बेस पे। और फिर उसके बाद फिर से इसको रीनेम किया गया नरेंद्र मोदी के थ्रू MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो पहले नेम था वही जो है कि फिर से जो है रीनेम कर दिया गया। तो ये कब किया गया? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, उसके तहत किया गया। अब बात करते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड है यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, फोर्थ है टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, फिफ्थ है अडल्ट एंड सोशल वेलफेयर लैंग्वेज डिवीजन, एंड सिक्स है संस्कृत डिवीजन, 7 है लैंग्वेज डिवीजन, एंड 8 है रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिवीजन, 9 है यूथ सर्विस डिवीजन, 10th है यूनेस्को डिवीजन, एंड 11th है प्लानिंग एंड इंटरनल फाइनेंस, एंड 12 है डिवीजन स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन डिवीजन, एंड 13 है फॉरेन एजुकेशन रिलेशन डिवीजन, एंड 14 है फिजिकल एजुकेशन इंटरटेनमेंट डिवीजन, एंड 15 है यूनियन टेरिटरी एंड नेशनल स्कॉलरशिप डिवीज़न। तो इस तरीके से इतने डिवीज़न में जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे डिवाइड किया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी डिपार्टमेंट,
और सेकेंड है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि इस टाइम में एक 2 टाइप्स में बटे हुए हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हायर एजुकेशन के, यानी कि उच्च शिक्षा का स्ट्रक्चर किस टाइप में है। तो इसमें हम देख सकते हैं एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यानी यूजीसी है, आईयूसी है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सेंट्रल, स्टेट, सैम एंड प्राइवेट है। उसके बाद है आईयूयू, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी यूनियन है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट नैक, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है। तो इसका हम 1 बाय 1 करके आगे स्लाइड में देखेंगे क्या होता है, ये क्या क्या इसके वर्क हैं। सबसे पहले हम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फटाफट देखते हैं। 1945 में इसके बारे में जानते हैं। किसके रिपोर्ट के थ्रू, सर्जन रिपोर्ट के थ्रू। और एट टाइम इसका नेम क्या था, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी था, और अब जो है 1953 में इसको भी रीनेम कर दिया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में। और इसका रिकमेंडेशन, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि राधा कृष्णन कमेटी ने इसका सिफारिश किया था, कमीशन के थ्रू किया गया था। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में ये 1956 में जो है हुआ, स्टेटस इसको मिला। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो डॉक्टर सी.डी. देशमुख थे। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, इसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं आर्टिकल 12 में, जिसका डिस्कशन किया गया, जो यूजीसी का एक्ट है। इसमें है दिया गया है कि फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि वित्त पोषण करना जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा ये है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, डिटरमाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, यानी कि ये इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि यूजीसी का स्ट्रक्चर जो है कैसे इसका निर्माण किया गया है। इसमें सबसे पहले हम मेंबर्स की बात करते हैं कि कितने मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और 10 अदर्स मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 ऑफिसर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और 1 जो है कि एजुकेशनल सेक्रेटरी होते हैं, और 1 फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, और 3 यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर होते हैं। और इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्निकल और इंडस्ट्री फील्ड्स के होते हैं। यदि हम टर्म की बात करें तो प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, या फिर 65 ईयर्स एज जब तक ना हो जाए, और वाइस प्रेसिडेंट का 3 ईयर्स होता है। रीजनल ऑफिस की बात करें, रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, तो वो है बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड दिल्ली। इस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसका फॉर्मेशन हुआ है, इसके वर्क हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आईयूसी, जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स है। ये इसका ऑब्जेक्टिव को सेक्शन 12 ट्रिपल सी में दिया गया है। इसमें बातें की गई हैं कि जो भी हमारे टीचर कम्युनिटी है और रिसर्च है, उसके लिए इंटरनेशनली एडवांस इक्विपमेंट को तक जो है कि पहुंच बनाना, यानी कि एक एक्सीलेंट लाइब्रेरी की फैसिलिटी और इंटरनेशनली जो एडवांस इक्विपमेंट है वहां तक पहुंच को संभव बनाना, ऐसा कहा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। दूसरा ये है कि हेल्पिंग टू प्रोवाइड एक्सीलेंट एक्सपर्टाइज फॉर टीचर एंड रिसर्चर, यानी इन दोनों को जो है कि ऐसे एक्सपर्टाइज को प्राप्त करने में, यानी प्रोवाइड करने में मदद करना। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एडवांस फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज टू यूनिवर्सिटीज़ दैट आर अनेबल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एरियाज, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ अनेबल नहीं है, उनको पॉसिबल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एरियाज़ में ऐसे डेवलपमेंट करना, वो उसके लिए एडवांस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके बाद है द सेंटर ऑफ एटॉमिक साइंस इस्टेब्लिश इन 1994, यानी कि फर्स्ट जो है हम कह सकते हैं रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया था हमारे कंट्री में, एटॉमिक सेंटर ऑफ एटॉमिक साइंस के रूप में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये दिल्ली में है। और इससे इट इज़ नाउ कॉल्ड द इंटर यूनिवर्सिटी एक्लेटर सेंटर, यानी कि इस नाम से अब जाना जाता है। अगर हम करेंटली में बात करें तो हमारे यहाँ 7 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं इंडिया में, और अंडर द यूनिवर्सिटी सिस्टम, यानी कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में ये इतने यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हमारे यहाँ 49 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो 40 यूनिवर्सिटी है उसका देख रेख, यानी उसका जो डेवलपमेंट और जो भी फंडिंग होती है
वो की जाती है 40 यूनिवर्सिटीज़ की, और 9 यूनिवर्सिटीज़ का केवल जो है देखभाल की जाती है। विजिटर की बात करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर कौन होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो वो हैं हमारे प्रेसिडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन 12B में जो है दिया गया है, इसका स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की गई है। चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी जो होता है उसे हम कह सकते हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के। और एक देख सकते हैं कि मोटा मोटी की 84% नॉमिनेशन जो है हमारे स्टेट से ही होता है, यानी कि नामांकन जो होता है स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू ही। और 20 दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो 394 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ फंक्शन में है, यानी काम कर रहे हैं। इसमें से 225 यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के थ्रू एक सुटेबल जो है सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, यानी कि यूजीसी के अंतर्गत केवल इतने ही यूनिवर्सिटीज़ हैं 225। और इसके बाद जो है सैम और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो स्पेसिफिक फील्ड्स में अपना एक योगदान दे रहे हैं हायर एजुकेशन के स्पेसिफिक फील्ड में, उन्हें जो है डिक्लेयर किया जाता है एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडवाइस ऑफ जो है कि यूजीसी, यानी कि यूजीसी के एडवाइस से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया जाता है। अभी हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें इंडिया में यूजीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो वो 125 है। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 2015-16 की बात करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ लद्दाख जो लेह में है, और इसके अलावा नालंदा महाविहार इन बिहार में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो, उसके अलावा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये सारे जो है कि हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके राइट्स क्या हैं, क्या क्या अधिकार हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो भी विशेष अधिकार होते हैं वो इनके भी राइट होते हैं। और ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये जो है रूल्स रिलेटेड करिकुलम, सिलेबस, एडमिशन, फीस, ये सारी चीज़ों के लिए स्वयं कर सकते हैं, यानी कि स्वयं से करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये जो है हमारे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 और सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग है। कंपनीज एक्ट 1956 में इसका जिक्र किया गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अभी हम देखें तो 325 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूजीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग 2018। और पहले जो फर्स्ट हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और टेक्नोलॉजी साइंस गैंगटोक। ये दोनों हमारे जो हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी हैं जो 1995 में डिक्लेयर हुए थे। अब बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के राइट्स की। तो यूजीसी रेगुलेशन 2003 के अकॉर्डिंग है, इसके राइट की बात करते हैं तो ये केवल डिग्री देने का काम कर सकता है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो एक्ट में दिया गया है यूजीसी के। लेकिन इसके राइट ये नहीं है कि दूसरे जो एसोसिएट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि दूसरे कॉलेज को एसोसिएट करने, संबद्ध करने का राइट नहीं होता है। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी यूनियन की बात करते हैं। नेक्स्ट है ये जो है ये भी हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, रजिस्टर किया गया था। और ये इसके अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इसे इंक्लूड एज अ मेंबर, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं इंडिया के वो इंक्लूड होते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि इसके मेंबर 527 हैं। और इसके अलावा इसमें इंक्लूड हैं एसोसिएट मेंबर भी, जो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। यदि हम इसके वर्क की बात करें कि क्या इसके काम है, तो ये इंफॉर्मेशन का काम करता है हायर एजुकेशन में, यानी कि कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। और ग्रांट्स की बात करें तो ये एमएचआरडी के थ्रू इसको ग्रांट्स मिलते हैं डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। और एनुअल जो डोनेशन मिलता है यूनिवर्सिटी का उसका भी यूटिलाइज़ कर सकता है ये। और इसके थ्रू रिसर्च पेपर को जो है पब्लिश किया जाता है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी हैंडबुक। और वीकली मैगजीन भी पब्लिश किया जाता है जिसे यूनिवर्सिटीज़ न्यूज़ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी यूनियन जो है काम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है नैक, जिसे हम नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल कहते हैं। ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था एज ए ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में यूजीसी के थ्रू 1994 में। इसका मेन यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन, उसके क्वालिटी का एग्जामिन करना, यानी उसका मूल्यांकन करना। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेप 1986 ऐसा रिकमेंड किया गया था कि इसका जो है स्थापना की जाए। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बेंगलोर में है।
और नया जो नियम बना है वो 1 अप्रैल 2007 को, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर अ क्वालिटी असेसमेंट, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी को का क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए उसे इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और इसके बाद जो भी हम एक्रेडिटेड करते हैं वो ABC के फॉर्म में होता है, और जो भी हम इवैल्यूएशन करते हैं इसके थ्रू दिया जाता है ऐसा नंबरिंग। और जो एक्रेडिटेड नहीं होते हैं उन्हें ग्रेड D दिया जाता है। तो इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो अरेंजमेंट है उसको इवैल्यूएट करना, यानी उसका मूल्यांकन करना। और फिर हायर एजुकेशन के जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है उसमें हेल्प करना, उसको बनाए रखने में। और नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो अकाउंटेबिलिटी है, ऑटोनॉमी है, उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। और जो है कि इसके क्वालिटेटिव रिलेशन के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सहायता प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आता है कि हायर एजुकेशन में जो है कि प्लान और प्रोग्राम्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्लान हैं। सबसे पहले हम मेटा यूनिवर्सिटी और फेक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। मेटा यूनिवर्सिटी वो होता है ये जो 5 ईयर में बना था, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोर्सेज़ को एक दूसरे को शेयर किया जाता है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और ये हमारे इसका जो डिटेल फॉर्म है, गाइडलाइंस दी गई है हमारे UGC के में फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद फेक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो एज अ मेटा यूनिवर्सिटी को ऐसा फिक्स किया गया है। फेक यूनिवर्सिटी वो है जो सेक्शन 22 UGC एक्ट 1956 को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कंप्लेन नहीं करते हैं, वो सारे आते हैं इसके नियम को। इसके बाद है जो हम प्लान्स की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स की, तो इसमें सबसे पहले नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप 1949 है। इसमें हम देख सकते हैं जो 65 ईयर से ऊपर के लोग हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में उनका ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, उनको ऑनर देना, उनको सम्मान करना भी कह सकते हैं, इसके तहत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय रूरल स्किल स्कीम, जो 2014 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे जनरल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको कंबाइन करके ट्रेनिंग देने की बात की जा रही थी। ये हम एक तरह से देख सकते हैं कि फुलफिल करता है जो उसका ऑब्जेक्टिव जो स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 यानी कि कौशल विकास योजना है, उसका भी जो है उद्देश्य है उसको फुलफिल करने का काम करता है दीनदयाल उपाध्याय रूरल स्किल्स स्कीम जो है। इसके बाद नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन 2013 है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करता है, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल एवेल्यूशन, यानी स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, उनको देने की बात कर रहा है एक क्रिटिकल एवेल्यूशन के थ्रू। और विच गिव्स इशूज रिलेटेड टू इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन इन स्टेट, यानी राज्यों के लिए ये जो है कि एक तरह से सहायता देने का काम करता है इस कैंपेन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस इंडिया कैंपेन 2014, जो IIT दिल्ली के जो है कह सकते हैं इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है, हैज़ बिन मेड। और इस कैंपेन के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे टेक्निकल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन्हें 5 गाँवों को गोद लेने की बात की जा रही है, और उसके बाद उनका इनोवेशन करने का काम किया जाता है, यानी कि फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर देयर इनोवेशन, कैसे उनका उन्नति किया जा सके, ये सारी चीज़ें उन जो इंस्टीट्यूशन है उनको करना पड़ता है 5 गाँवों को गोद लेकर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उड़ान प्रोजेक्ट, जो 2014 में आया था। ये बेसिकली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है जो साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए। ये क्लास 11 से 12 के प्रिपरेशन करने के टाइम में, या फिर एडमिशन जब भी उन्होंने लेना है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी कंट्री में ले सकते हैं इस प्लान के तहत, जो जिनकी पहुंच वहाँ पे नहीं हो पा रही, तो उन्हें फ्री और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया जाता है, वर्चुअल वीकेंड कॉन्टैक्ट क्लासेस, स्टडी मटेरियल प्री लोडेड टैबलेट के थ्रू। और उन्हें मतलब कि उन्हें प्रेस्टिजाइज किया जाता है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन को, कि में उनके रोल को फॉर हम ले सकते हैं कि जो भी हमारे इंडिया है, यानी कि कंट्री के फ्यूचर के लिए गर्ल्स को इसके अंदर लाने की बात की जाती है उड़ान प्रोजेक्ट में। इसके बाद है ईशान उद्यान
और सॉरी ईशान उदय और ईशान डेवलपमेंट जो 2014 और 15 में आया था। ईशान उदय जो है स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर है सेक्शन है नॉर्थ ईस्ट रीजन के उनके लिए है। और ईशान विकास योजना जो है ये हमारे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं उनको देने के लिए बात की जा रही है। जैसे कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी और एनआईटी में एक तरह से एक्सपोज करने के लिए उन्हें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क जो 2015 में आया। ये एक ऐसा नेटवर्क तैयार करता है जो भी टैलेंटेड लोग हैं साइंटिस्ट हैं एंटरप्राइजेज हैं दैट इंडिया से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन अचीव ग्लोबल एक्सीलेंस हेल्प, यानी कि इंटरनेशनली अवेलेबल हैं जो भी साइंटिस्ट उनको एक तरह से जो उनका नेटवर्क तैयार करना जिससे कि हमारे ग्लोबल एक्सीलेंस हेल्प मिल सके हमारे इंस्टीट्यूशंस को इंडिया के जो हायर एजुकेशन है इसके थ्रू। इसके बाद है इम्प्रिंट 5 नवंबर 2015 को आया है। इसका फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसका कन्वेनर जो है आईआईटी कानपुर है और इट विल सॉल्व द चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में उसको सॉल्व करना ताकि इंडिया का प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया का इस क्षेत्र में जो है एक रास्ता विकसित हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो 19 अगस्त 2016 में आया था। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इंजीनियर हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की जा रही है और डिप्लोमा होल्डर्स हैं और वो यूथ जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं वो अप्रॉक्स हम देख सकते हैं इसमें 10,000 ऑर्गेनाइजेशन को लेने की बात की गई है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग पीरियड जो होगी ट्रेनिंग पीरियड वो 1 ईयर की होगी और 5,000 स्कॉलरशिप पर मंथ दिया जाएगा। इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो है स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड समर्थ इंडिया। इसमें जो है कि 4 फेमस अप्रेंटिसशिप बोर्ड हैं जिसमें मुंबई है कानपुर है कोलकाता चेन्नई। इसके बाद नेक्स्ट है पीएम रिसर्च लर्नर प्लान जो 2018 में आया था। इसमें हम देख सकते हैं कि ये प्रमोट कर रहा है रिसर्च के फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च के फील्ड में। और इस स्कीम के तहत जो भी बीटेक पास आउट है और फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो टॉप साइंस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनको कंट्री में कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है पीएचडी में, जो भी आईआईटी और आईएसटी के स्टूडेंट हैं टॉप यूनिवर्सिटी। और इसके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है जिसमें 70,000 पर मंथ जो है कि पहले और दूसरे ईयर के लिए है और 75,000 जो है पर मंथ नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए है और 80,000 पर मंथ 4 एंड 5th ईयर के लिए है। तो इस तरह से इसके थ्रू जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को फेलोशिप देने की बात की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है राइस 2017-18 है। इसका फुल फॉर्म है रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, यानी इसके थ्रू जो है हायर एजुकेशन के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने की बात की गई है। इसमें 4 लाख करोड़ रुपीज़ की बात की गई है इन्वेस्टमेंट करने की जो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कहा गया है राइस के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ई यंत्रा। ये जो है कि हमारे इंजीनियर्स के जनरेशन्स को डेवलप करने के लिए यानी कि उनको प्रिपेयर करने के लिए इसमें ये कहा गया है कि प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाने की बात की गई है इसके तहत। और इसमें हम देख सकते हैं MHRD जो है ICT के थ्रू इसको डेवलप कर रही है। इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हम देखें तो ये मुंबई में है और इसे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि उसकी हेल्प से जो है इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ते जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वयं जो MHRD और AICT के थ्रू जो है कि चलाया जा रहा है। ये एक साइलेंट प्लेटफॉर्म है यानी मूक प्लेटफॉर्म है कह सकते हैं, मंच है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया है। और इस स्कीम के तहत हम देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट को टीच किया जाता है जो मास्टर से लेकर 9th तक के क्लास हैं वहाँ तक। इसमें 1000 टीचर को
कंट्री भर के 1000 टीचर को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट भारतवाणी प्रोजेक्ट। ये जो है कि एक फ्री नॉलेज सोसाइटी को डेवलप कर रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि आइडियल सेंटेंस का क्या है, नॉलेज बाय इंडियन लैंग्वेज। जो भी ज्ञान दिए जाएंगे वो भारतीय भाषा में दिया जाएगा और इसको जो है मल्टीमीडिया का यूज करके ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से भारतीय लैंग्वेज में सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, तो इसमें सबसे पहले है टॉक टू अ टीचर, जो हमारे टीचर ट्रेनिंग के लिए है। किसके थ्रू चलाया जा रहा है, वो IIT मुंबई के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है विद्वान। ये कलेक्ट करता है ऐसे प्रोफाइल्स को जो फैकल्टी मेंबर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी भारत में और भारत के बाहर विदेशों में जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है लीड कर रहे हैं मेंबर्स को, उनकी प्रोफाइल को कलेक्ट करने का काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आस्क अ क्वेश्चन। इसमें जो भी हमारे साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर जो है IIT मुंबई जो है देता है। इसके बाद नेशनल इन्वेंशन प्रोग्राम है। ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थ्रू। इसमें जो है इसका जो है साइंस मैथ और टेक्नोलॉजी एज ग्रुप 6 और 18 ईयर्स के लिए किया गया था। इसको इनिशिएटिव किया गया था, इसके प्रचार प्रसार के लिए इनके थ्रू किया गया था, लॉन्च किया गया था कि हो सके। इसके बाद साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। ये हम देख सकते हैं कि ये जो है कि लाइफ टाइम के लिए है और इसमें हम देख सकते हैं कि फ्री स्टडी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि स्टूडेंट टीचर उसके साथ साथ जो भी रोजगार में लगे हैं उनको यहाँ पे लाइफ लॉन्ग जो है एजुकेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल। इसका एम ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके और जो कि हमारे चेंजिंग ग्लोबल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो ग्लोबल पैटर्न चेंज हो रहे हैं एजुकेशन के उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस भी हमारे ग्लोबल चेंजिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने का काम ये करता है। इसके बाद है दीक्षा पोर्टल जो 5 सितंबर 2017 में आया। इसके थ्रू जो है हम देख सकते हैं कि एक लाइफ स्टाइल ऑफ टीचर मोर डिजिटल, यानी कि जो टीचर है उसको डिजिटल बनाना, यानी कि डिजिटल जो एजुकेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो डिजिटलाइजेशन को समझ सके, उसका लाइफ स्टाइल डिजिटल बनाने की बात की जाती है दीक्षा पोर्टल के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण योजना जो 15 अगस्त 2015 में आया था। इसका एम ये था कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन है उसको मिल सके अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई उसको रुकावट ना आए, इस योजना के तहत ऐसा कहा गया। तो इसी के साथ जो है हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जो हायर एजुकेशन का होगा नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।